चलो, तुमको नहीं आना तो मत आना। लास्ट क्लास में बताया था कि किसी भी दो आइसोलेटेड स्फीयर को, कंडक्टर को अगर आप कनेक्ट करते हो तो किस तरह से चार्ज शेयर करेगा। ठीक है, मान लो कि आपने दो कैपेसिटर को अगर कनेक्ट कर दिया, किस तरह से चार्ज क्या करेगा, शेयर होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन कनेक्टिंग चार्ज कैपेसिटर। अगर मान लो कि एक कैपेसिटर ऐसा है, ठीक है, इसका कैपेसिटेंस दे रखा है आपको C1 और इसको चार्ज दे रखा है प्लस Q1 और माइनस Q1। दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस दे रखा है आपको C2 और इसको चार्ज दे रखा है आपको प्लस Q2 और माइनस Q2। अगर मान लो कि इस दोनों कैपेसिटर को क्या करते हो आप, कनेक्ट कर देते हो इस तरह से, मेटेलिक वायर से मान लो आप कनेक्ट कर देते हो, स्विच है हमारा। अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करने के बाद, ठीक है, कनेक्ट करने के बाद इसका जो चार्ज का होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे, पहले चार्ज Q1 था, अब भी Q1 चार्ज तो नहीं रहेगा। चार्ज क्या करेगा, कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगा या फिर यहाँ से यहाँ चार्ज फ्लो कर दे, और चार्ज क्या करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कब तक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल देखोगे तो यहाँ पोटेंशियल इसका अलग है, यहाँ पोटेंशियल क्या है, अलग है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों को दोनों क्या आ जाए, कॉमन पोटेंशियल पे ना आ जाए। इस तरह से अगर मान लो कैपेसिटर को आप कनेक्ट कर देते हो कंडक्टिंग वायर से, ठीक है, तो फाइनली मान लेते हैं कि इसका चार्ज कितना आगे है Q1 डैश, और इसका चार्ज कितना आगे है Q2 डैश। इसका कैपेसिटेंस अभी भी C1 रहेगा, ऐसा कैपेसिटर अभी भी C2 रहेगा। तो Q1 डैश और Q2 डैश कितना होगा, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इनिशियली कंडीशन देखोगे तो इनिशियली में क्या था, तो इस कैपेसिटेंस को, इस कैपेसिटेंस को हम अलग अलग रख रखे हैं। इस पे चार्ज कितना है Q1 है, इस पे चार्ज कितना है Q2 है। तो अगर नेट चार्ज की बात करें हम लोग Q की, Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2। अब Q1 इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कितना होगा, तो Q1 इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 हो जाएगा। इसके पास पोटेंशियल अगर मान लो कि V1 है, ठीक है, इसके पास पोटेंशियल अगर V2 है, तो इस पे जो Q1 का जो चार्ज होगा Q1 वो कितना हो जाएगा, C1 इंटू V1 हो जाएगा। यहाँ पे जो चार्ज Q2 होगा कितना हो जाएगा, C2 इंटू V2 हो जाएगा। तो नेट चार्ज की बात करेंगे तो इनिशियली ये हमारा इनिशियल कंडीशन है, ये हमारा क्या है, फाइनल है, जो आपने कनेक्ट कर दिया। इनिशियल चार्ज देखोगे तो Q1 प्लस Q2 होगा। ठीक है, तो Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 इंटू V2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको कनेक्ट कर दोगे वायर से, तो फाइनली क्या होगा, चार्ज क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या आ जाए, सेम ना हो जाए। दोनों का पोटेंशियल कितना आ जाए, सेम ना हो जाए। अगर फाइनली अगर बात करें हम लोग, फाइनल बात करें तो फाइनली क्या हो जाएगा, तो अगेन अगर नेट चार्ज की बात करेंगे तो नेट चार्ज तो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी जितना पहले था उतना ही अभी भी रहेगा। और इस बार क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसमें मान लो Q1 डैश हो गया, इसमें मान लो Q2 डैश हो गया, लेकिन इस दोनों का सम तो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। इसमें जितना पहले चार्ज था उतना ही क्या रहेगा, अभी भी चार्ज रहेगा। ठीक है, ये चार्ज क्या रहेगा, जितना पहले चार्ज था उतना ही अभी चार्ज रहेगा। पहले प्लेट पे चार्ज था Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q था, अभी भी चार्ज क्या रहेगा, Q ही रहेगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बस कुछ चार्ज क्या होगा, इस प्लेट से इस प्लेट पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो Q1 डैश की बात करें तो Q1 डैश कितना आ जाएगा, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया, V हो गया है। Q1 डैश कितना हो जाएगा, C1 इंटू V प्लस Q डैश कितना हो जाएगा, C2 इंटू V, C2 इंटू V। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि Q इक्वल टू
C1V प्लस C2V। ठीक है, अगर हम लोग कहीं से V निकाल लें, कहीं से अगर V निकाल लें, ठीक है, तो अपने को Q1 Q डैश पता चल जाएगा। Q1 डैश इक्वल टू कितना होगा, C1 इंटू V। आपको पता है कि Q इक्वल टू कितना होगा, तो जितना इनिशियल चार्ज था, इनिशियल चार्ज कितना था, C1V1 प्लस C2V2 इक्वल टू, यहाँ से V अगर कॉमन लेगा तो क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। यहाँ से आपको V आ गया, V क्या आपका कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू कितना हो गया है, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। कॉमन पोटेंशियल निकालना था, कैसे निकाले, तो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज को क्या किया हमने, बैलेंस कर दिया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इनिशियल चार्ज कितना था, C1V1 प्लस C2V2, और फाइनल चार्ज कितना है, C1V प्लस C2V। V जहाँ पे क्या है, कॉमन पोटेंशियल है, ठीक है, तो V यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, C1 प्लस C2 बचेगा। इनिशियली चार्ज कितना था, C1V1 प्लस C2V2, ठीक है, तो फाइनली जो कॉमन पोटेंशियल है आपका इतना आ गया। जब कॉमन पोटेंशियल आ गया तो चार्ज निकालना कौन सी बड़ी बात है, Q1 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो C1 इंटू V हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो इसको C1 से, मल्टीप्लाई कर दो C1 से, तो C1 इंटू V, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी लिख दो, या फिर टोटल चार्ज Q लिख दो, टोटल चार्ज Q लिख दो, डिवाइड में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाए, C1V1 प्लस C2V2, आप इसको लिख सकते हैं हम लोग C1 इंटू, ये कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। या आपके Q1 प्लस Q2 क्या हो गया, नेट चार्ज Q, तो C1Q डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, ठीक है। उस तरह से Q2 डैश की बात करें, Q2 डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो C2 इंटू V इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 इंटू Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 इक्वल टू C2 इंटू Q डिवाइड बाई C1 प्लस C2। क्लियर है, क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो अगर कॉमन पोटेंशियल, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल जो है वो कितना है, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय C1 प्लस C2। यहाँ पे देखोगे तो कॉमन जो पोटेंशियल है ये क्या होगा, फाइनली जब कनेक्ट कर दिया तो जो कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, तो V इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस C2। Q क्या है, तो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज है, C1 प्लस C2 क्या है, तो टोटल कैपेसिटेंस होगा। तो अगर पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि टोटल कैपेसिटेंस कितना है, इसका कॉम्बिनेशन जो करेंगे जिससे नेट जो कैपेसिटेंस आएगा कितना आएगा, C1 प्लस C2 आएगा। अगर आपको चार्ज निकालना है, डायरेक्टली आपको निकालना है कि अगर आपने इस तरह से कंबाइन कर दिया है, ठीक है, इस पे चार्ज कितना होगा Q1 डैश, इस पे चार्ज कितना होगा Q2 डैश। Q1 डैश इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं C1 इंटू, ठीक है, C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल कैसे निकलेगा, कॉमन पोटेंशियल निकलेगा टोटल चार्ज डिवाइड बाय V इक्वल टू क्या होगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। और टोटल कैपेसिटेंस कितना लिखेंगे हम लोग, C1 प्लस C2 लिखेंगे। टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 आ जाएगा। इसका से Q2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 इंटू टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस। क्लियर है बात को, क्लियर है। यस सर। यस जैसे क्वेश्चन देता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन। मान लो कि दो कैपेसिटर है, ठीक है, एक का कैपेसिटेंस आपका 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट। अब दूसरा कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस दे रखा है C2 इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, और इसका जो पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब इस दोनों को जब कनेक्ट किया गया है तो बताओ फाइनल चार्ज कितना होगा, ठीक है।
इस तरह स्विच बनाता हूँ मैं, ठीक है। तो फाइंड पहला फाइनल पोटेंशियल, ठीक है। सेकंड चार्जेस ऑन बोथ प्लेट या फिर चार्जेस ऑन बोथ कैपेसिटर, बोल सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ऑन बोथ कैपेसिटर। फाइनल चार्ज कितना होगा। और थर्ड पार्ट अगर पूछे कि फाइनल पोटेंशियल है, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। और फोर्थ पार्ट अगर पूछ लेते हैं कि हीट लॉस कितना होगा, हीट लॉस कितना होगा। फटाफट जरा करो तो जरा। कैसे निकालेंगे, पहले तो बताओ फाइनल पोटेंशियल कितना होगा। जब दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो जो फाइनल पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 इंटू V, और P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 इंटू V। तो टोटल चार्ज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो V1 इंटू C1 प्लस V2 इंटू C2 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 3, ठीक है। ये सब क्या आएगा ऊपर, माइक्रोफैराड डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3। यहाँ भी माइक्रो आएगा 10⁻⁻6, और यहाँ भी क्या आएगा, माइक्रो आएगा 10⁻⁻6, क्या जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा, तो 40 प्लस 30 कितना आ जाएगा, 70/5। 70/5 कितना रहता है, 14 ना, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो जो इस दोनों को कनेक्ट करने के बाद जो फाइनल पोटेंशियल आएगा वो कितना आ जाएगा, 14 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। और जब फाइनल पोटेंशियल पता चल गया है, टोटल कैपेसिटेंस से पता चल गया है, कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफैराड। कौन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ये जाएगा 14 वोल्ट, ठीक है। अब चार्जर निकालना है, चार्जर और इट प्लेट, तो क्या हो जाएगा, फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा, Q1 डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। C1 कितना आपको दे रखा है, C1 दे रखा है आपको 2 इंटू कितना आ जाएगा, 14, 2 इंटू 10⁻⁻6 कितना आ जाएगा, 28 माइक्रोकूलम, 28 माइक्रोकूलम। इस तरह से Q2 डैश देखोगे तो फिटनेस कितना आ जाएगा, C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल। C2 कितना आपको दे रखा है, C2 आपको दे रखा है 3 इंटू कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया आपका, 14 हो गया, तो कितना आ जाएगा, 42 माइक्रोकूलम। कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। कॉमन पोटेंशियल जैसे निकाल लिए, आपको पता है कि कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू क्या है, Q/C1 C2, ठीक है। C1 इंटू कॉमन पोटेंशियल V1, ये भी क्या जाएगा, C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल V। तो चार्ज निकालना तो C1 इंटू V और C2 इंटू V कर दिए हैं। V हम लोग निकालने वाला आसानी से, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आपको कॉमन पोटेंशियल आ गया है V, ये V क्या है, 14 वोल्ट क्या है, ये कॉमन पोटेंशियल, या फिर बोल सकते हैं फाइनल पोटेंशियल, जो बोलना है बोलो। तो कॉमन पोटेंशियल जैसे पता चल गया है, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 14 वोल्ट, इसके क्रॉस में कितना आ जाएगा, 14 वोल्ट, ठीक है। तो चार्ज निकालना है तो क्या होगा, C1 इंटू V1, Q इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल आपको पता चल गया, तो Q1 डैश और Q2 डैश आपको पता चल जाएगा, ठीक है। टोटल कैपेसिटेंस आपको पता है कितना है, टोटल कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2, 2 प्लस C इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोफैराड। ये सब माइक्रो माइक्रो में है, 2 प्लस 3 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड। अब फोर्थ पार्ट जो है वो बताओ कैसे करेंगे। फोर्थ पार्ट में निकालना है कि कितना हीट लॉस्ट होगा, कितना हीट लॉस्ट होगा, कैसे निकालेंगे।
कैसे निकालेंगे बताओ सुरते? हीट लॉस कैसे निकालेंगे? सुरते, Initial minus final. हीट लॉस अगर निकालना है तो मतलब इनिशियल एनर्जी कितना स्टोर है कैपेसिटर में और फाइनल एनर्जी कितना स्टोर है कैपेसिटर में, इस दोनों का डिफरेंस निकालना है। इनिशियल एनर्जी अगर निकालना है, ठीक है, हीट लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। लास्ट क्लास में बता रहे थे इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल। इनिशियल एनर्जी कितना होगा, इनिशियली दो कैपेसिटर है अलग अलग और एक कैपेसिटर का एनर्जी कितना होता है, तो हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर होता है। इनिशियल एनर्जी की बात करें तो कितना होगा, हाफ इंटू C1 इंटू V1 स्क्वायर, ठीक है, कैपेसिटर 1 का। इसका एनर्जी की बात करें तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू C1 इंटू V1 स्क्वायर। इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू C2 इंटू V स्क्वायर, तो हाफ इंटू C2 इंटू V2 स्क्वायर। ये क्या था आपका इनिशियल एनर्जी था। अब फाइनल एनर्जी देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू कैपेसिटेंस कितना है, C1 ही है, कैपेसिटेंस चेंज तो करेगा नहीं। अब पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V स्क्वायर, दोनों का पोटेंशियल V स्क्वायर हो गया, C2 इंटू V स्क्वायर। क्लियर है? टोटल सारे कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस कैसा है, एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल ऐड करना है आपको, इनिशियल जितना एनर्जी था और फाइनल जितना एनर्जी है, ठीक है। तो जरा यहाँ से निकाल लो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके आपको आ जाएगा, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, हाफ कॉमन ले लो, तो C1 कितना है, C1 है आपका, C1 है आपका 2, V1 कितना है आपका, V1 है आपका 20, 2 इंटू 20 का स्क्वायर प्लस C2 कितना आपका 3 और V2 कितना आपका 10 का स्क्वायर, ठीक है। सबका माइक्रोफैराड रहेगा, 10 स्क्वायर माइनस 6 से सब में मल्टीप्लाई तो चलेगा, हम लोग बाद में लिख लेंगे। माइनस C1 हो गया 2 और कॉमन पोटेंशियल कितना हो गया, 14 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू 14 का स्क्वायर, और सबसे बाहर में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं माइक्रो से, 10 स्क्वायर माइनस ऑफ 6 से। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर देखना कितना आंसर आता है, ठीक है, थोड़ा लंबा थोड़ा मैं नहीं कर रहा। 60 कितना आ रहा है, 60 या 16? 16 माइक्रो जूल, देख लेना, चेक कर लेना, किसी का आया 16 माइक्रो जूल। 60 या 60 बोल रहे हो? 60 अच्छा ठीक है, 60 माइक्रो जूल, माइक्रो यहाँ से लिया मैंने 10⁻⁻⁶ जूल किसका एनर्जी होगा, सब कुछ ऐसा ही में रखे हम लोग को। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से अगर चार्ज शेयर करना होगा कैपेसिटर पे, आप इस तरह से चार्ज शेयर कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी निकालना हो, कौन पोटेंशियल निकालना हो, एनर्जी लॉस निकालना हो, ठीक है। और एनर्जी लॉस हो भी रहा है ये बात ही समझना है। वैसे आपने दो अलग अलग पोटेंशियल की चीजों को कनेक्ट करोगे तो क्या करेगा, चार्ज फ्लो करेगा और करंट फ्लो करेगा, तो कहाँ जाएगा, कुछ ना कुछ हीट के फॉर्म में लॉस करेगा, ठीक है, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, एनर्जी जो भी लॉस हो रहा है एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई इलेक्ट्रिक बेसिकली क्या है, तो जैसे हम बोलते थे ना कि कोई अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक मतलब फ्री स्पेस की जगह कोई और मीडियम रख दोगे, ठीक है, तो बेसिकली डाई इलेक्ट्रिक क्या है, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होता है, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी अगर मटेरियल देखोगे उसमें क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मतलब कुछ पॉजिटिव चार्ज कुछ नेगेटिव चार्ज तो होंगे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कंडक्टर, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर, मतलब नॉन कंडक्टर और कंडक्टर। तो बोलते हैं कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, नॉन कंडक्टिंग में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो होता है ना। अगर मान लो कोई ऐसा मटेरियल हो, ठीक है, जैसे कि होता क्या है, तो मान लो कि ऐसा मैं कोई नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ले रहा हूँ, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक ले रहा हूँ। होता क्या है डाइलेक्ट्रिक में, तो डाइलेक्ट्रिक में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मटेरियल के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, क्या बन जाएगा, एक डाइपोल बन जाएगा ना। जैसे आप कोई बोलते हो NaCl बोलते हो, नहीं NaCl, हाँ NaCl बोलते हो। Na पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, Cl पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अगर मैं सही हूं तो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज पास पास रखा हुआ है, एक डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल बन जाएगा तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पोलर, पोलर बोलते हैं ना, पोलर कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, या फिर और भी कोई एग्जांपल ले लो, NH3 का एग्जांपल ले लो। NH3 में क्या होता है, NHH और यहाँ पे नॉन पेयर होता है। तो नाइट्रोजन क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। इस पे क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ में भी क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज क्या रखा है, पास पास रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो मटेरियल में देखोगे तो इस तरह के बहुत सारे मटेरियल होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो चार्ज क्या होता है, इस तरह से रहता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव रैंडम ना, बहुत सारे सेस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इसके मटेरियल के अंदर इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्जेस, मतलब और दो चार्जेस बोल रहा मतलब ये सब कुछ होगा इस तरह से, ठीक है, मटेरियल के अंदर। ये जो कंपाउंड होते हैं इस तरह से, इसका जो ये जो डाइपोल हुआ इस तरह से, इसको इलेक्ट्रिक और सिंपल डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, एक डाइपोल हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे डाइपोल्स होंगे, लेकिन ये डाइपोल इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो नेट डाइपोल मोमेंट हो जाता है क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो पी नेट की बात करेंगे तो पी नेट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह से रैंडमली क्या रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है कि नेट क्या रहता है इसका, जीरो हो जाता है, ठीक है। ये पोलर मॉलिक्यूल्स में, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल्स होगा तब। पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, कोई भी पोलर मॉलिक्यूल्स लेगा तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे डाइपोल्स होंगे, बहुत सारे डाइपोल्स होंगे, और ये डाइपोल इस तरह से अरेंज रहते हैं कि जो नेट होता है डाइपोल मोमेंट वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। सिर्फ पोलर में नहीं, कई बार, ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड में भी, नॉन पोलर कंपाउंड में भी चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, ठीक है, चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे। कोई भी नॉन पोलर हो, नॉन पोलर क्या होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो होगा ही। तो नॉन पोलर में ऐसा होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर हो और नेगेटिव चार्ज का सेंटर हो क्या हो, सेम जगह पे लाई करता है, सेम जगह पे लाई करता है। तो जो नेट चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। कोई भी मान लो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसे कि कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एग्जांपल बताओ, कौन सा होता है नॉन पोलर, कोई तो होता होगा। ये आपको क्या होगा, छोड़ो, मान लो इस तरह से कोई पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में इस तरह के छोटे छोटे डाइपोल्स होंगे, यहाँ पे डाइपोल्स नहीं होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। नॉन पोलर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रहेगा इस तरह पे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होगा और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा क्या होगा, एक ही जगह पे लाई करेगा, इस तरह से रैंडम क्या रहते हैं लोग, अरेंज रहते हैं कि इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा क्या होगा, जीरो होगा,
यहाँ पे अगर पी नेट की बात करें हम लोग, तो पी नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, ये जो पहले जो नेट डायपोल मोमेंट क्या था, 0 था, वो क्या करेगा, अब नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, तो ये जो चार्जेस थे, नेगेटिव पॉजिटिव जो छोटे डायपोल्स थे, वो क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज करना शुरू करेंगे। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, ठीक है, जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो क्या होगा, ये जो डायपोल्स है आपस में क्या होंगे, अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप मान लो इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से अरेंज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऐसा, और क्या हो जाएगा, दूसरा डायपोल भी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तीसरा डायपोल भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा हो जाएगा, चौथा भी क्या हो जाएगा, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे डायपोल्स के अंदर में जो इंडिविजुअल डायपोल्स है वो क्या करेंगे, अरेंज हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। उस तरह से अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी है, तो वहां पे क्या होगा, तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, एक तरफ आ जाएगा। अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपन अप्लाई कर दिए, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, ये क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। पोलराइज करने का मतलब ये सारे के सारे जो डायपोल्स है वो क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा इधर क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा इधर क्यों, और नेगेटिव क्या लगाएगा, इधर को फोर्स लगाएगा। ये क्या करेंगे, अपने आप को अरेंज कर लेंगे इस तरह से, सारे जितने पॉजिटिव होंगे इस पॉजिटिव क्या रहेगा, आगे की ओर फोर्स लगेगा, ये क्या करेगा, उल्टा इस तरह से अरेंज हो जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा उतना ही जल्दी क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। तो कितना ज्यादा कोई मटेरियल अपने डायपोल को अरेंज करेगा, उस पर डिपेंड करेगा उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। जितना फास्ट करता है उतना अच्छा डाइलेक्ट्रिक होगा, ठीक है। कितना जल्दी अपने आप को रीअरेंज करता है, ठीक है, कितना डायपोल उसमें अरेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा डायग्राम बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे डायपोल अरेंज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन एक इफेक्टिव डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, आ जाएगा। हो सकता है अभी भी कुछ मटेरियल हो जो ऐसा हो, जो अरेंज नहीं हुआ डायपोल, प्लस इधर माइनस इधर, हो सकता है कि इसमें अभी भी ऐसा हो कि कोई इधर नेगेटिव हो, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव हो, ऐसे वाले क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पहले तो क्या था, रैंडम था, अब रैंडम में से क्या होगा, एक नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाने से अब जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो 0 नहीं होगा, क्योंकि डायपोल्स क्या करेंगे, अपने आप को रीअरेंज कर लेंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन जो था इनका वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसमें भी देखोगे तो अब क्या होगा, एक नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेट डायपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। और देखोगे तो बेसिकली क्या है, ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारा क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे देखो तो जरा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ है, तो मटेरियल के अंदर क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। तो अब नहीं होगा, अगर नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए, पॉजिटिव चार्ज इधर चल जाए, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाएगा, फील्ड क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। इसको बोलते हैं पीआई, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आप यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखोगे तो इधर प्लस इधर माइनस, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इधर की ओर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इधर की ओर होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंड्यूस हो जाएगा। इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा, जो कि क्या होगा, तो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन होगा, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा। एक्सटर्नल फील्ड अगर इधर क्यों रहेगा, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, इस सरफेस पे आएगा, नेगेटिव चार्ज क्या आएगा, इस सरफेस पे आएगा। तो जो इंड्यूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा क्या होगा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि इन डाइलेक्ट्रिक क्या होगा,
इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, तो इंड्यूस करता है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि क्या होगा, अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे नीचे लिख देता हूं इसको, EI, EI यहाँ पे क्या है, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, तो हमेशा क्या होगा, अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे जब भी आप इस तरह के मटेरियल में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड कर लेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इंड्यूस कर लेगा। अगर मटेरियल के अंदर हम लोग पूछे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, ई नेट इक्वल टू कितना होगा, ई नेट इक्वल टू हो जाएगा ई एक्सटर्नल, ई एक्सटर्नल माइनस क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पूछे कि यहाँ पे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो एक्सटर्नल फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई एक्सटर्नल डिवाइड बाय, सॉरी ई एक्सटर्नल माइनस क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक है अगेंस्ट क्या हो जाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पहले से क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैपेसिटर के कारण कैसा होगा, तो कैपेसिटर वाले रीजन में कैसा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। अब जैसे मान लो कि इसमें क्या करते हो आप, कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हो, मान लो ये हमारा क्या है, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखोगे क्या होगा, तो इसके इस वाले सरफेस पे, इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेट एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, एंड इस वाले सरफेस पे एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो अंदर की तरफ एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। इनसाइड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 पॉइंट मान करता हूँ, एक पॉइंट 1, ठीक है, दूसरा रीजन है हमारा 2, और तीसरा रीजन हमारा 3, ठीक है, तीसरा रीजन हमारा 3। अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 तो वही होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, 1 पे देखोगे तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं हुआ है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था कैपेसिटर के कारण, ठीक है, मान लेते हैं कि वो क्या था हमारा, ई नॉट था, ठीक है, ये क्या था हमारा, ये था हमारा ई नॉट, ठीक है। ई नॉट क्या था हमारा, ई नॉट था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक,
जब आपने कोई भी डाइलेक्ट्रिक पुट नहीं किया था, ठीक है, उस केस में जो कैपेसिटर के बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना था, ई नॉट था, ठीक है। और ई आई क्या है, ई आई आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आई क्या है आपका इंड्यूस, क्या डाइलेक्ट्रिक करंट जो इंड्यूस हुआ होगा ये हमारा क्या है, ई आई है। कैसा इंड्यूस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ई आई क्या है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं बात करूं कि पूछो आपसे, एक बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन, E1 इक्वल टू कितना होगा, E1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E नॉट हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कैपेसिटर का अभी भी क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, ठीक है, E नॉट। और E3 पूछो तो E3 में कितना होगा, सेम ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 3 की बात करो तो यहाँ भी कितना होगा, E नॉट के बराबर ही होगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पहले होता। लेकिन अगर E2 की बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2 की बात करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पहले कैपेसिटर में था, और साथ साथ क्या होगा, तो डाइलेक्ट्रिक रखने से कारण क्या होगा, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे इस वाले रीजन में जितना दूर तक डाइलेक्ट्रिक आ गया है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E नॉट माइनस E इंड्यूस हो जाएगा, E नॉट माइनस E इंड्यूस हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक रखने से यहाँ पे इस रीजन में जितना दूर में डाइलेक्ट्रिक है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने से क्या होगा, अगर ओवरऑल पोटेंशियल की बात करें हम लोग, तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, जैसे पहले था वैसे भी रहेगा। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, जैसे पहले था वैसे रहेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल देखो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिक्रीज किया तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पहले मान लो जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो पोटेंशियल मान लो कि V नॉट था, ठीक है, तो V नॉट मतलब क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अब क्या कर रहे हो कि डाइलेक्ट्रिक अगर पुट कर दे रहे हो, ठीक है, तो यहाँ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, वीक कर गया है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वीक हो गया है। तो बेसिकली मान लो कैसा, यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 था, यहाँ से यहाँ तक लेके पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V2 था, और यहाँ से यहाँ तक लेके V3 था। तो V नॉट इक्वल टू कितना आता, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब जैसी डाइलेक्ट्रिक पुट कर दियो तो V2 क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, E इंटू डी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ओवरऑल V नॉट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, V नॉट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अभी भी रहेगा। डाइलेक्ट्रिक रखने से चार्ज में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, चार्ज में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है ना। चार्ज तो कैपेसिटर में उतना ही रहेगा, लेकिन पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज किया है। तो कैपेसिटेंस पूछे आपसे कैपेसिटर का कितना होगा, कैपेसिटेंस को क्या होता है, Q by V. Q बाई V। V क्या कर गया है, डिक्रीज कर गया है, इसका मतलब क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हो, किसी भी कैपेसिटर के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हो तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। कैपेसिटेंस क्या करेगा, उसका इंक्रीज करेगा। इसलिए हम लोग जो पैरेलल प्लेट में लिख रहे थे, C इक्वल टू कितना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और बोले थे अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रख दे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K इनटू A बाय D हो जाएगा। यानी K टाइम्स क्या हो जाता था, कैपेसिटेंस क्या कर जाता था, इंक्रीज कर जाता था डाइलेक्ट्रिक रखने से। तो ऐसा हो रहा था, ये बात समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा था, डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज कर जा रहा है, क्लियर है। Yes, sir. डाइलेक्ट्रिक रखने से बेसिकली क्या हो रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोटेंशियल क्या कर दे रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओवरऑल पोटेंशियल देखो तो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, क्लियर है। जरा कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, कैपेसिटेंस कितना होगा।
कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। अगर डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो उस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू कितना हो जाएगा। ये मान लो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और आपने क्या किया है, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रख दिया। इस तरह से आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया है, ठीक है। इसका जो थिकनेस है वो कितना है, T है। थिकनेस कितना है, T है। और जो डिस्टेंस था पहले से दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कितना है, T। इसमें बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना था, D था, ठीक है। और ए लेंथ कितना हो गया आपका, T हो गया, ठीक है। ए लेंथ कितना हो गया आपका, T हो गया। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, दे रखा आपका K दे रखा है, ठीक है। एक बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, E नॉट था। तो इसमें डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, यही बता देता हूँ। तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, कैसे डिफाइन करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है E डिवाइडेड बाय E इंटू, ठीक है। ये जो रेशियो होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, E नॉट बाई EI, वो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E नॉट है और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर EI है, इस दोनों का जो रेशियो होता है, इस दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, EI क्या हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इसका जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, उसका कम होगा, ठीक है। अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बहुत कम है, ठीक है, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है, तो ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, रेशियो ऑफ, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय क्या होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक है। क्या होता है, रेशियो होता है, क्लियर है। Yes. हाँ, इसमें एक चीज और होता है, वो होता है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं, बस समझा देता हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादा। कि अगर मान लो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाते जाओ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओ, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। इस बारे में आते हैं। अब ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, सारे के सारे डाइपोल क्या होंगे, एक तरफ अरेंज होने लगेंगे। लेकिन आप बहुत ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कर देते हो तो क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड होकर करेगा, ब्रेक कर जाएगा। ये बॉन्ड क्या होगा, जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बॉन्ड में बीच में ब्रेक, मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, बॉन्ड होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में। अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करो, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, इससे फोर्स क्या रहेगा, पॉजिटिव इधर पे फोर्स रहेगा, नेगेटिव पे इधर पे फोर्स रहेगा। एक टाइम के बाद क्या होगा, ये बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। एक फील्ड आएगा, ठीक है, उस फील्ड के बाद एक बॉन्ड क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे, ठीक है। उस केस में क्या होगा, सडनली क्या होगा, बहुत सारा चार्ज क्या करेगा, इधर की ओर आ जाएगा, बहुत सारा चार्ज क्या होगा, नेगेटिव वाला इधर की ओर आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अरे जितना वोल्टेज को होगा वहां क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक डाइलेक्ट्रिक ब्रेक ना करे तभी तक कंडीशन हम लोग को पढ़ना है। और कहीं पर अगर पूछे आपसे कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होगा, तो बेसिकली क्या होगा, जब इसके इंटरनल मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया है तो, ठीक है।
तो इस चीज ध्यान रखना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, वो रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आते हैं वापस से कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी विद डाइलेक्ट्रिक। अब आपने कोई डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा कितना होगा, कैपेसिटेंस का कितना होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो प्लस चार्ज यहाँ पे था, माइनस चार्ज यहाँ पे था, थिकनेस कितना है इसका, तो क्या है, थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक है। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक रीजन में यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट, और यहाँ से यहाँ तक के रीजन में देखोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K दिया हुआ है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा, E नॉट माइनस EI, E नॉट माइनस EI। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर इसमें बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट माइनस ऑफ EI, E नॉट माइनस ऑफ EI, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बाय डेफिनेशन आप बता सकते हो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E नॉट बाय Q हो जाएगा, E इंड्यूस्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, E नॉट बाय Q हो जाएगा, E नॉट बाय Q हो जाएगा, क्योंकि K इक्वल टू क्या होता है, K इक्वल टू होता है E नॉट बाय EI, EI इक्वल टू कितना हो जाएगा, E नॉट बाय K हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कुछ E डैश मान लेता हूँ, डैश क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, क्या आ जाएगा आपका E नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई K आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E डैश हो जाएगा, और इधर पे अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इस रीजन में E नॉट हो जाएगा, इस रीजन में अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E नॉट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आपको निकालना है कि इसका जो कैपेसिटेंस होगा कितना होगा। तो कैपेसिटेंस की जब बात करते हैं, कैपेसिटेंस इक्वल टू कितना होता है, C इक्वल टू आएगा टोटल चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैसे निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 है, और यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V3 है। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 की बात करें तो V1 कैसे निकालेंगे, मैं मान लेता हूँ कि A लेंथ कितना है, P1 है, और A लेंथ कितना है, P2 है। तो अगर V1 की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, डिस्टेंस कितना है T1, तो क्या होता है पोटेंशियल E नॉट इंटू T1, होगा कि नहीं होगा, E नॉट इंटू T1। अगर V2 की बात करें तो V2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E डैश इंटू इसका थिकनेस कितना है, E होता है ना, V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू D होता है। ठीक है, V इक्वल टू E होता है कि नहीं होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, डिस्टेंस पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1। ठीक है, V1 इक्वल टू कितना आएगा, तो E नॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, और डिस्टेंस कितना है T1, E नॉट इंटू T1। यहाँ पे बीच में कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो आ जाएगा E डैश इंटू T प्लस V3 कितना आ जाएगा, तो V3 हो जाएगा E नॉट इंटू T2, E नॉट इंटू T2। ठीक है, अगर यहाँ से E नॉट अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, T1 प्लस यहाँ से E नॉट कॉमन ले लेते हैं तो T1 प्लस कितना आ जाएगा, T2 प्लस E डैश, E डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, E डैश इक्वल टू हो जाएगा E नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई K इंटू क्या हो जाएगा
टी हो जाएगा, और T1 प्लस T2 कितना आ जाएगा, तो T1 प्लस T2 हो जाएगा D माइनस T होगा कि नहीं होगा, T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो E नॉट इंटू D माइनस कितना आ जाएगा, T हो जाएगा, प्लस E नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई K इंटू क्या हो गया, T हो गया। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। और आपको ई नॉट पता है कि ई नॉट कितना होगा, तो ई नॉट क्या था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे लिखते हैं ई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको पता है ई नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा मतलब टोटल चार्ज बाई एरिया इनटू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। अब जरा आप निकालो कैपेसिटेंस कितना आएगा, सी इक्वल टू आएगा टोटल चार्ज क्यू डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस डी। अब पोटेंशियल डिफरेंस डी कितना आ गया आपका, तो हो गया है ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के इंटू टी, 1 माइनस 1 बाई के इंटू टी। ठीक है, और यहाँ पे पुट कर दो, तो देखोगे तो ई नॉट की वैल्यू कितना आएगा, तो क्यू डिवाइड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइड बाई ई की वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, क्यू डिवाइड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से पूरा ई नॉट कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से बचेगा डी माइनस टी, डी माइनस टी, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। क्यू से क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा आपका ए इंटू एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाई, देखो डी माइनस टी, यहाँ से यहाँ प्लस टी, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा डी माइनस बराबर है No, sir. डी माइनस टी बाई क्या आ गया, डी माइनस कुछ गड़बड़ है कहीं पर, देखो जरा, टी नॉट इंटू टी वन प्लस टी, यहाँ पे हो गया टी डैश इंटू टी प्लस टी नॉट, यहाँ से टी नॉट कॉमन ले लिया तो टी वन प्लस टी टू आ गया, सही है, और यहाँ से टी नॉट इंटू टी डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका टी नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के। डाई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ई नॉट माइनस पी आई, और सब कुछ सही किए हैं, कहीं भी गड़बड़ है क्या, आना चाहिए इस तरह से, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई टी माइनस टी प्लस टी बाई की आना चाहिए, टी बाई की आना चाहिए, कहीं पे गड़बड़ किया हमने, देखो जरा,
सर पोटेंशियल का सेकंड वाला लाइन राइट साइड। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग गलत डिफाइन कर लिए, यही गलत बोल दिया मैंने। तो एज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करना था ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट A इज इक्वल टू, ठीक है, ये होगा आपका E बाई E डैश, ना कि E इंड्यूस्ड। E डैश मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। E आई लिख देते मैंने यहाँ पे, नहीं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, वो होगा रेशियो ऑफ, ठीक है, नेट मतलब E बाई E नेट। E डैश क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर्स डिवाइड बाय E डैश क्या होगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E डैश, ठीक है। यानी यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक कितना आ जाएगा आपका, उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा गलत लिखता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक देखोगे तो क्या आएगा, तो E डैश इक्वल टू आ जाएगा E बाई K, E बाई K। तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है वो होता है आपका, पता नहीं क्या सोच रहा था मैं, E डिवाइड बाई E डैश, E डिवाइड बाई E डैश। E डैश मतलब ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब E क्या था, E था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, इंड्यूस नहीं। और E इंड्यूस अगर लिखना होगा आपको, ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E डैश, तो कितना आएगा, तो E माइनस E इंड्यूस, E माइनस E इंड्यूस। यहाँ से आप बोल सकते हो कि E इंड्यूस जो आएगा वो आएगा E माइनस E डैश, और वो होगा आपका E माइनस E डैश। एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, E बाई E हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो इस तरह से होगा, E इंटू 1 माइनस 1 बाई K, ठीक है। तो जो पहले लिख रहे थे हमको वो E इंड्यूस लिख रहे थे हम, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिख रहे थे। E इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा E इंटू 1 माइनस 1 बाई K आएगा, ठीक है। मैं इसको नेट बोल दिया था पहले, नेट नहीं होगा, ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पता नहीं क्या सोच रहा था। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपल E बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे E डैश देखोगे, E डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, A नहीं होगा, ठीक है, A नहीं होगा, बता देता हूँ, लेकिन A क्या होगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका आ जाएगा E बाई K इंटू क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो E डैश होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E बाई K हो जाएगा। सिंपल सा देखो ना, जैसे कि जब हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर जब बोलते हैं, Q बाई R स्क्वायर बोलते हैं ना कि कोई अगर हम लोग यहाँ पे कोई अगर डाइलेक्ट्रिक डाल दे या फिर किसी अलग मीडियम में चले जाए, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, हम लोग बोलते हैं K इज इक्वल टू क्या आता है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, Q बाई क्या होगा, R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तो क्या हो जाएगा, तो E बाई क्या होगा, E होगा,
E by Q है। और जो पहले चलते वो क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा, E into 1 minus 1 by K जो होगा इंड्यूस होगा। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपल क्या आ जाएगा, E by क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, K टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। डिफाइन वैसे करते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना रिड्यूस कर गया है, कितना टाइम्स क्या कर गया है, रिड्यूस कर गया है। अगर ज्यादा डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, ज्यादा रिड्यूस कर जाएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है E by K हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से हम लोग को मिटाकर चलना पड़ेगा। ये तो क्या आ जाएगा, ये तो ठीक है, और बस यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। E naught into D minus T plus E naught into 1 by K into, अब यहाँ से देखोगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, Q by V आ जाएगा, और Q by V V इक्वल टू कितना आ जाएगा, E naught into D minus T, और ये वाला कितना आ जाएगा आपका, E naught into 1 by K into T। ठीक है, सर E और E नॉट सेम है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ से आप E naught कॉमन ले लोगे। ठीक है, यहाँ से बचेगा आपका D minus T प्लस और T by K, तो E naught इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐसा बताओ। तो E naught इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, E naught लिखते हैं तो ऊपर में E naught इक्वल टू कितना होगा, Q by A into epsilon naught, Q by A into epsilon naught into कितना हो गया, D minus T plus T by K। ये सब क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो फाइंड द कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका, हो जाएगा A into epsilon naught divided by D minus T plus T by ठीक है। अगर आप किसी पैरेलल प्लेट के बीच में अगर आपने T थिकनेस का अगर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया है, उसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A into epsilon naught T minus T plus T by, इसको याद रखोगे। ठीक है, इसको याद रखोगे, जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि 2-3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया गया, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में मान लो एक, मान लो कि T1 थिकनेस का रख दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1 है। एक मान लो T2 थिकनेस का रख दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2 है। एक मान लो कि T3 थिकनेस का रख दिया गया है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K3 है। तो पूछे आपका कि इसका जो नेट कैपेसिटेंस होगा कितना होगा, टोटल इसका या तो प्लस Q या इसका माइनस Q। टोटल आपको डिस्टेंस दे रखा है कि ये क्या है, D है। मुझे इसका जो कैपेसिटेंस होगा कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस जो नेट होगा वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, जो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे D माइनस, जब एक था तो क्या लिख रहे थे, D माइनस T लिख रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब से अलग अलग थिकनेस का, या क्या पुट करेंगे, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, D माइनस, पहले D माइनस T था, क्या लिखेंगे, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस, अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, T3 बाई K3। तो 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, आप क्या करोगे, इस तरह से किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स का क्या करोगे आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप निकाल सकते हो, नेट कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हो। अगर मान लो कि इसी में
इसी वाले कैपेसिटर में अगर टी क्या हो जाता है, टी क्या अगर वी के बराबर हो जाता है, टी अगर वी के बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता, टी इक्वल टू क्या होता है, डी हो जाता। इसका मतलब क्या होता, तो पूरा के पूरे एरिया में आपने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया, ठीक है, प्लस के माइनस के, जिसका कैपेसिटेंस हो जाता है कितना आता, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो डी इक्वल टू टी है, तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टी माइनस टी प्लस कितना हो जाएगा, ये तो क्या है डी के बराबर ही है, डी बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, डी बाई के हो जाएगा, यानी क्या रहेगा, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट डी बाई क्या हो जाएगा, डी। और ए इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी कितना है, तो सी नॉट इंटू क्या आ जाएगा, डी टाइम्स। तो डाइलेक्ट्रिक पुट करने से कैपेसिटेंस क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक पुट करने से कैपेसिटेंस क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो के का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। क्यों ऐसा आएगा, के कैसे डिफाइन किया है, तो के डिफाइन किया है E डिवाइड बाय E नेट, और E नेट पता है आपको हमेशा क्या आएगा, कम ही आएगा, E से हमेशा क्या आएगा, कम ही आएगा E नेट, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। E माइनस E आई क्या आएगा, तो E डैश आएगा, ये क्या होगा, हमेशा E से कम ही आएगा। E बाई E डैश करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 ही आएगा, ग्रेटर देन 1 ही आएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको हमेशा 1 से ज्यादा ही मिलेगा, 1 से ज्यादा ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। तो अगर के टाइम्स हो जाता है डाइलेक्ट्रिक, मतलब कैपेसिटेंस अगर के टाइम्स हो जाता है, मतलब कैपेसिटेंस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है, क्लियर है। Yes. आज के लिए इतना ही, जो होमवर्क दिया उसको कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग को बेसिकली पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल सीरीज में कैपेसिटर को हम लोग कंबाइन करते हैं तो उसका जो नेट कैपेसिटेंस आएगा कितना आएगा, ठीक है। सर इसका सिर्फ फॉर्मूला से काम चल जाएगा? तुम लोग को सारे के सारे फॉर्मूला से ही काम चलाना है, ठीक है। ड्राइव बस इसलिए करा देता हूँ थोड़ा आपको पता चले, लेकिन डायरेक्टली अगर लिख दूंगा तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। डायरेक्टली यहाँ से भी उठाऊंगा, डायरेक्टली एंड रिजल्ट लिख दूँ तो सारी काम आपको समझ में आएगा, कैसे याद रखना ये भी पता चलेगा, ठीक है। एक बार दो बार आप ड्राइव कर लेना, उसके बाद आपको फॉर्मूला ही याद रखना है, डेरिवेशन याद नहीं रखना है। जब डेरिवेशन करते हैं तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन आपको बस ये तरीका याद रखना है कैसे हम लोग कैपेसिटेंस लिखेंगे, ठीक है। आपको बहुत दे देगा, ठीक है, मुझे इस फॉर्मूला को बेस्ट दे देगा आपको, 2-3 रख के पूछ लेगा, बताओ कितना होगा, देख के बता सकते हैं, सिमेट्री में क्वेश्चन आता है इस तरह से, ठीक है। तो फॉर्मूला से करना आपको याद रखना, ठीक है। डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डेरिवेशन एक बार किया करो, तो हम पढ़ा करो कैसे कैसे ये है, ठीक है। और याद करने वाली चीजें आपको ये सब है, ठीक है। और तो कुछ याद करने की चीज है नहीं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, यही आपका बेसिकली लास्ट टॉपिक है कैपेसिटर में, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। और मेन टॉपिक यही है इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना, क्योंकि इसी में सारे तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये क्या 2 क्लास में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा कैपेसिटर का, बैठ कर आराम से क्वेश्चन बनाते चलना।